नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका हिस्ट्री टीचर आपके समक्ष आज 12th क्लास का प्रीवियस पेपर 2011 का मैं लेकर आया हूं और आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं। आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और यहां से आपके पूरे क्वेश्चन लड़ेंगे तो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सी हम देख लेते हैं। लिखा है कि सबसे अच्छा बनना है तो यह कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य? तो अच्छा संगत होनी चाहिए, अच्छा आदत होनी चाहिए और अच्छा गुरु होनी चाहिए। तो तीनों अगर अच्छे मिलते हैं तो आप जो चाहेंगे वह मुकाम को पा लेते हैं। आइए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं कि यह इतिहास का चैप्टर यानी कहने का मतलब हिस्ट्री का चैप्टर है और 2011 में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से में? 2011 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनसे आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 2011 का ये पेपर है, ठीक है, 2011 का। थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये आज हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी सी बातें को ध्यान में रखेंगे। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है। जो त्रिपिटक साहित्य की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म में 3 पुस्तकों की बात कही जा रही है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। तो किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ख राइट हो जाएगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। हमने जाना था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जैसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म जो हुआ था नेपाल, जो नुमली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। इन बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कनिष्क का राजरोहण हुआ था। कब हुआ था भाई? जो कनिष्क का जो राजरोहण की बात हो रही है वो राज अभिषेक की बात हो रही है। तो राज अभिषेक कनिष्क का कब होता है? तो 78 ईस्वी में होता है। और इसी समय इसी के उपलक्ष्य में जब कनिष्क का राजरोहण होता है, उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत चलवाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शक संवत कब चलाया गया था? तो 78 ईस्वी में चलाया गया था। इस बात को भली भांति ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? जो महाभारत आप देखते हैं वह कितना दिन तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिनों तक चला था। महाभारत की अगर बात करेंगे तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसके लिखने वाले वेद व्यास को माना जाता है। जबकि रामायण की बात करेंगे तो रामायण को लिखने वाले हमारे वाल्मीकि जो हैं, और ये भी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इन बात को ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के कौन से अभिलेख में? तो कौन से अभिलेख में जो कलिंग युद्ध हुआ था, जो उड़ीसा में हुआ था, वह कौन से शिलालेख में वर्णन किया गया है? तो अशोक के जो थे कुल 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख? 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेख थे और 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्धों का वर्णन किया गया है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में यह हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था जो उड़ीसा में हुआ था। तो ये कौन से शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ग राइट हो जाएगा। यहाँ तक अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो आप ज़रूर बताइए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपके कहीं पर क्वेश्चन जाने वाले नहीं है पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अब जितना प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा या रिपीट होते जाते हैं क्वेश्चन, उतना नहीं घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 13वें शिलालेख में दिया गया, अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी? तो चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो दिया है इसमें ऊर दिया है। कौन सा?
उर होती थी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मंडलम भी दिया है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन के साथ नहीं रहेंगे, हम उर जो दिया है इसको ही कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो यह पुस्तक है। राजतरंगिणी क्या है? पुस्तक है, और इसके लेखक जो हैं वह कल्हण है। कौन है? कल्हण। और कल्हण क्या करते हैं कि राजतरंगिणी पुस्तक लिखते हैं, और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जम्मू कश्मीर के जो प्रारंभिक इतिहास है, शुरुआत का जो इतिहास है, इसी पुस्तक से इनकी जानकारी मिलती है। कौन से पुस्तक से? तो राजतरंगिणी। इसके लेखक कौन है? तो कल्हण है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उसको ऊपर कर लेते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन लिखा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे, आप भली भांति जानते हैं, कौटिल्य का नाम सुने होंगे। कौटिल्य के अन्य नाम भी थे, जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो अर्थशास्त्र है, इसकी पुस्तक की रचना वही कौटिल्य ने की थी। कौन सी ईस्वी में? तो 6वीं शताब्दी में यह किया गया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क इज़ द राइट आंसर। इसको देख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। जो पतंजलि की बात करेंगे तो कौन से काल से जानकारी मिलती है? क्या गुप्त काल से जानकारी मिलती है? क्या मौर्योत्तर काल से जानकारी मिलती है? या पारके मौर्य काल की जानकारी मिलती है? या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था कि मौर्य वंश के पतन के बाद जो मौर्योत्तर काल आता है, उनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो मौर्योत्तर काल का कहा जाता है पारक मौर्योत्तर काल। यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ग जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका ग, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और उनके यह क्या थे? यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ जो करवाया था पतंजलि द्वारा करवाया गया था। और किसके दरबार में? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में यह रहते थे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि पुराणों की संख्या ठीक कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी पूछ रहा है भाई कि कितनी है, तो कितना है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और महाभारत कितना दिन चला था? तो भी 18 दिन तक। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। लिखा है कि मौर्यकालीन जो टकसाल का प्रधान कौन होता था। टकसाल का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं कि टकसाल मतलब होता क्या है। टकसाल का मतलब कि जहां आप आज के डेटों में देखते हैं कि जहां पर ढलैया होता है, जैसे पहले आज के डेटों में देखते हैं कल वगैरह वगैरह जो ढाला जाता है, उसी तरीके से सिक्कों को जो ढाला जाता था वह टकसाल में ही ढाला जाता था। और इनके अध्यक्ष थे मुद्रा अध्यक्ष को ही क्या कहा जाता था? टकसाल का प्रधान कहा जाता था। प्रधान का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, प्रधान का मतलब सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख। कौन होता था टकसाल का प्रमुख? वह मुद्रा अध्यक्ष को ही कहा जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्या दिए हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को समस्याएं हैं तो एक बार ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था। अल बरूनी की बात करेंगे तो यह किसके साथ भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद गजनवी के समय। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था वीडियो में कि मोहम्मद जो गजनवी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा शासक था जो
जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था तो वह था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कब बार? 5 बार। और मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे तो यह भारत पर 1 बार आक्रमण किया था। ये तीनों लुटेरे थे। यह भारत में आते हैं और यहाँ से धन संपत्ति लूटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना करता है। यह कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद गोरी। लेकिन मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद जो साहब थे वह मुस्लिम वंश के संस्थापक हुए। उनकी पत्नी का नाम खदीजा था, जो 25 वर्ष की उम्र में से उनका विवाह हुआ था। उनका दामाद जो था अली था और उनकी पुत्री एक थी जिनका नाम था फतीमा। और मुस्लिम धर्म में 2 धर्म में बढ़ जाते हैं, शिया और सुन्नी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क। और अलबुरुनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है, तो अलबुरुनी ने। किसके समय भारत आया था अलबुरुनी, तो मोहम्मद गजनवी के समय। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी। यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में आपके 5 वंश आते हैं। पहला वंश का नाम है गुलाम वंश, दूसरा वंश का नाम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सौदई वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश देखने को मिलता है। और इसमें पांचों वंश की अगर बात करेंगे तो 5 वंश यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जो दिल्ली वंश के पहला वंश जो आता है जिसको गुलाम वंश कहा जाता है, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को और भी नाम से जाना जाता है, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वंश? दास वंश। और दास वंश का और हिंदी नाम से जाना जाता है मामलुक वंश। मामलुक वंश। कौन सा वंश? मामलुक वंश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गुलाम वंश को दास वंश भी या मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इनके जो संस्थापक रहे गुलाम वंश के, वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश की, और अपनी राजधानी जो थी वह लाहौर स्थापित की थी। उसके बाद इसका जो गुलाम आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। और उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, वह प्रथम ऐसी शासिका बनी। और भारत में अभी तक शासिका बनने वाली मुस्लिम शासिका और प्रथम शासिका का बनने वाली जो थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम और अंतिम बार महिला शासिका बनने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? तो गौर प्रदेश का रहने वाला था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरा आप देखिएगा अच्छे तरीके से, और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, थोड़ा थोड़ा भी लिखिएगा तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ से आपके फालतू क्वेश्चन कहीं पर जाने वाले नहीं हैं, तो पूरा देखिए। यहाँ पर लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। अकबर के समकालीन था, उस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो अकबर के समकालीन कौन था? तो जिसका नाम था बदायूनी। बदायूनी जो था अकबर के समकालीन थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला बात करेंगे। लिखा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन दिया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। जो कुतुब मीनार आप देखते हैं दिल्ली में, उसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो वह
किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कुतुब मीनार आपके दिल्ली में है, उसकी नींव रखवाने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसका पूरा किसने करवाया? यानी अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई नींव रखवाया और गुजर गया, उसके बाद उसको पूरा किसने करवाया, उसको बनवाया किसने? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो कुतुब मीनार है उसको पूरा करवाया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। लेकिन शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर शुरू की बातें पूछी रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक की बात पूछी जा रही है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आप लोग पढ़े होंगे पानीपत का बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? हार गया था और बाबर क्या हो गया था? जीत गया था। जब बाबर जीता था तो उसी समय उसने क्या किया था? मुस्लिम वंश की स्थापना की, यानी मुगल सत्ता की स्थापना की। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। कब की थी? तो 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1526 का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। कौन हार गया था? तो इब्राहिम लोदी हार गया था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। आपका ग ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। बस आपके 25 क्वेश्चन ही हम करेंगे। लिखा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? जो शेरशाह की बात करेंगे तो शेरशाह का मकबरा आप जानबे करते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और शेरशाह का मस्जिद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पटना में है, याद रखेंगे। शेरशाह का अगर मस्जिद पूछा जाएगा तो पटना में है, और शेरशाह सूरी का मकबरा अगर पूछा जाएगा तो सासाराम में है। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह प्रशासनिक सुधार के लिए यह बाजार नियंत्रण को सबसे पहले बढ़िया से स्थापित करने वाला कौन था? तो वह था शेरशाह सूरी। याद रखेंगे। ऑप्शन आपका क जो हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत है भी यहाँ तक? कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो भाई कमेंट कीजिएगा। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। लिखा है कि सहायक संधि नीति क्रियान्वित की। किसने सहायक संधि जो नीति था उसको क्रियान्वित किया था? वह था आपके वेजली। कौन थे? वेजली जो थे यह सहायक नीति को क्रियान्वित की थी। और आपके किताब में दिया है कर्नवालिस। ठीक है, तो कर्नवालिस को नहीं टिक करेंगे, आप वेजली को टिक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यह लिखा गया है। और एनसीईआरटी बुक जो है आपके केंद्र स्तर पर मान्यता देती है। अगर कोई गलती काटता है तो आप कंप्लेन करके 1 नंबर पा सकते हैं। तो आप ऑप्शन किसको लगाएंगे? आप ऑप्शन ग को लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह की बात करेंगे, जिसे सिपोही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये शुरुआत हुआ था 10 मई। ठीक है, 10 मई 1800, ठीक है, 1857। ठीक है, 1857 में। ठीक है, 1857 की बात करेंगे। 10 मई 1857 की यह क्रांति जो हुई थी, और इसमें जो हुआ था 10 मई 1857 में शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरुआत हुई थी। और इसमें आप जानते हैं सबसे पहले मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, और मंगल पांडे ने ही सबसे पहले गोली मारकर जो अंग्रेज होते थे उसमें कारतूस आता था,
फाइल नाम का बंदूक होता था, उसमें चर्बी को खींचकर, मांस वाले चर्बी को खींचकर मारा जाता था। और मंगल पांडे जो था पंडित था और उसको चामड़ा से, चाम से जो था एलर्जी था कि क्योंकि पंडित जी लोग जो होते हैं वह चाम को खाते नहीं हैं, इसलिए वो क्या किया कि छावनी में ही वह आंदोलन कर देता है, मारा पीटी कर देता है, जिसके चलते 1857 की क्रांति सबसे पहले देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा क आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बात करेंगे, लिखा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। याद रखेंगे कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। करो और मरो, करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। कौन से आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 को हुआ था। जबकि खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो यह 1900, याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो 1919 ईस्वी में हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन आपका जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 32 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 12 मार्च 1932 को, 12 मार्च 1932 को ये आपका आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष करने वाले थे महात्मा गांधी। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि व्यापकगत का सिद्धांत संबंधित है। जो व्यापीगत जो लिखा है, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह हड़प नीति से संबंधित है। कौन सी नीति से, हड़प नीति। यह हड़प नीति क्या होती थी, हड़प नीति के द्वारा जो व्यक्ति होते थे, जो राज साम्राज्य होता था, ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज ने क्या किया था कि हड़प नीति लगाई थी। और हड़प नीति लगाने वाला जो व्यक्ति था वह था डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया था कि जिसके राज्य में, साम्राज्य में अगर लड़का लड़की न होता था, उसका संतान ना होता था, उसका वारिस ना होता था, उसकी पुत्री हो गई, तो उसको अपने संधि द्वारा, अपने नीति द्वारा उस राज को हड़प लेता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि व्यापीगत को ही हम हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। तो इसे किसने स्टार्ट किया था, तो ये डलहौजी से संबंधित है। फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। व्यापीगत नीति को हम हड़प नीति के नाम से जानते हैं और इसको लागू करने वाला कौन था, डलहौजी। तो ये डलहौजी से संबंधित है। आप जानते हैं कि रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में किसके समय शुरू होती है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही शुरू होती है। और आप जो जितना भी आप पत्रकार देते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्थापना, ये किसके समय होती है, लॉर्ड डलहौजी के समय होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा है, तो कर्नवालिस से जुड़ा है, लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संथाल विद्रोह के नेतृत्व किया था। जो संथाल विद्रोह हुआ था यह किसने नेतृत्व किया था, दो भाई थे, सिद्धू और कानू, इसने नेतृत्व किया था। घ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि महात्मा ने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। हमने यहीं पर बताया था कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। 1920 आप देख लीजिए, कहीं पर ऑप्शन होगा, देखिए 1920 ईस्वी में। आपका क ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लास्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कब बने थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1948 में। और भारत के राष्ट्रपति जो हैं, आप प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे, तो बिहार राज्य से। और बिहार में किस जिले से संबंधित थे, तो वह सीवान जिले से संबंधित थे। तो आपको दोस्त कैसा वीडियो लगा, आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करें। और आपके साथ यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सारे आपके प्रीवियस जो पेपर हैं, 2011 का हमने पढ़ाया, 2012 का, 2013 का, 2014 का, जो अब 24 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप
2009 से लेकर, ठीक है, 2009 से 2023 तक आप पूरा देख लेते हैं मेरे बाबू, तो आपके लिए 50 नंबर यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपके 100 नंबर यहाँ से आएंगे, लेकिन 100 नंबर में आपके 50 ही अंक लाना है। आपको मैं वादा करता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप MCQ कीजिए, आपके 400 से ज़्यादा नंबर आएंगे, 400 प्लस, 450 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे। इससे एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप एक बार 2009 से लेकर 2023 तक का पेपर देख लीजिए और उसके बाद अपना 2024 का पेपर बनाइएगा, तो आपको खुद ही लगेगा कि हलवा पूड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके सारे विषय का यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे। जैसे इतिहास का 50 नंबर मिल गया, तो 50 नंबर आपके सब्जेक्टिव जो होंगे 50 नंबर का, मैं वो भी करवाने वाला हूँ और पूरा आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे हो कि सर मैं नया हूँ, आप पहली बार कहीं पर जाते हैं तो थोड़ा सा ख़राब लगता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। पूरा वीडियो को आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।